ना एक कंपोनेंट फेल हो गया था। ठीक है, तो हम लोग अभी 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस 20 डेज में फिनिश करने जा रहे हैं टर्म 1 का। ठीक है, तो उसमें आज डे 4 है। ऑलरेडी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर चुके हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कैरी कर रहे हैं। और आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, और वहाँ पर आपको PDF नोट्स और टेस्ट असाइनमेंट सब मिलेगा। और 15 अक्टूबर से हम लोग टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। जेई मेन और एडवांस सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो काफ़ी सिंपल है। जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 6 क्या हो जाएगा, 30। ओहो, 30। 5 को 5i से मल्टीप्लाई करें तो -5i से हो जाएगा माइनस का 25i। 3i को 6 से कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18i। और 3i को -5i से कर दें तो हो जाएगा -15i × i आयोटा स्क्वायर। तो -15 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका, -1। तो ये हो जाता है 30 और यहाँ पर रख देते हैं -1। बाकी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 43 आयोटा। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो +15 ना। तो +15 और 30, 45 - 43 आयोटा। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जस्ट मिनट, एक चीज़ सेट कर लें, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें, चूँकि हमको विजिबल नहीं हो रहा क्लियरली। हाँ, अब ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ का। लास्ट डे भी हम लोगों ने देखा था। तो उसमें क्या था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में ये हो जाता है कि अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। सेम चीज़ टाइप की चीज़ को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर वो सेम ही चीज़ आ जाए तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि सपोज हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर हमने Z1 से Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया या इसका रिवर्स Z2 से Z1 को मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द सेम आंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जबकि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। जब 3 में से -5 कर दो या 5 में से -3 कर दो, दे आर नॉट सेम। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, आप उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या बोलता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो Z1 Z2 और उसके साथ आप तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर दो Z3, है ना। या आप पहले Z2 से Z3 को मल्टीप्लाई करें और इसका जो रिजल्ट आता है उसके साथ Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब ब्रैकेट का असर नहीं पड़ता। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, आप इसको पहले, इस दोनों को पहले कर रहे हैं या इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है कि देखो, आइडेंटिटी का मतलब हमने लास्ट क्लास आपको बताया था। आइडेंटिटी का ये मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऑपरेट करे या किसी भी नंबर में क्या ऑपरेट करे कि उसमें कोई चेंज नहीं आए, उसमें कोई चेंज नहीं आए। तो जैसे हम अगर यहाँ पर बोले कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है
इसमें क्या मल्टीप्लाई करे, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं हो। तो सभी को पता है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो उससे उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सेम है यहाँ पर कि अगर किसी 1 जो हो गया यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब लास्ट क्लास में हम जब बात कर रहे थे एडिटिव इन्वर्स का, उस समय मैंने बताया था कि एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दें कि जो रिजल्ट आए वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपको आइडेंटिटी का आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करता है, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें क्या मल्टीप्लाई करे उसको मैंने लेट जेड विद द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मैंने जेड को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मान लिया है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, आंसर हमें पता है कि आइडेंटिटी आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका क्या होता है 1, ठीक है। तो हमें ये 1 लेके आना है, ठीक है। तो इस 1 को लाने के लिए हमने इसमें जेड मल्टीप्लाई किया और यही हमें पता करना है कि वो है क्या। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, जेड हम निकालना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इसको इधर से इधर लाऊंगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है। जैसे रियल नंबर्स में होता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो आरएचएस में आके किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव होता है दैट इज इट्स रेसिप्रोकल। Okay, I found this on the web for complex number को multiplicative inverse of that in its reciprocal. Check it out. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 5 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो बार बार आपको डेफिनेशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर उसका सोल्यूशन लिख लें। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना चाह रहे हैं तो सिंपली यू जस्ट टेक रेसिप्रोकल ऑफ इट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मेरा वो है 3 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, और मैं इसका इन्वर्स निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 5 आयोटा। बाकी हम इसको सिंप्लीफाई करना भी आपको बताते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं जैसे हम लोग क्लास 9th में रैशनलाइजेशन टॉपिक में करते थे। क्या करते थे, सपोज यहाँ 3 + √5 रहता तो आप क्या करते, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 - √5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। कुछ सिमिलर ऐसा ही करते हैं यहाँ पर। अब 3 + समथिंग वेंट रॉन्ग, हाँ अच्छा अब ये है। अब इसे हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स उसमें किसके अंदर रैशनलाइजेशन के अंदर जैसे जस्ट जो इरेशनल पार्ट था उसका साइन चेंज करते थे, वैसा यहाँ भी करेंगे। और यहाँ पर 3 + 5 आयोटा है तो आपको रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 - 5 आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को कर रहे हैं इसलिए कि ताकि नंबर न चेंज हो जाए ना। तो इस जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसका मतलब इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब नंबर ही चेंज हो गया, और ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया था इफेक्टिवली हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 से, इससे नंबर चेंज नहीं होगा। और अब क्या हो गया, नीचे a + b × a - b, तो ये आपका हो जाता है a² - b²। a की जगह आप 3 रखें और b की जगह 5i रखें। उसके बाद ऊपर का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, 1 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस आयोटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज़ आ जाएगा वापस 3 - 5 आयोटा, और अगर माइनस आयोटा से 3 को करते हैं तो वी विल गेट -3 आयोटा, और माइनस आयोटा से अगर -5i को करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 5 आयोटा स्क्वायर हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो 5 × -1 -5 और 3 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा -2, तो ये हो गया आपका -2।
2, उसके बाद माइनस का 5 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा मिलके माइनस का 8 आयोटा, ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया तो 3 स्क्वायर 9 और माइनस और 5 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर, है ना। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 -8 आयोटा अपॉन 34, अब ये हो जाएगा -2 अपॉन 34 -8 आयोटा अपॉन 34, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। तो जो मेरा नंबर आ रहा है वो आ रहा है -1/7 -4 आयोटा अपॉन 17। सो सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करना और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान सा टॉपिक था। चलिए आगे बात करें डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल जो अभी बात किया ना वही है, और इस तरह के क्वेश्चंस को ना दो तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास बोले जैसे Z1/Z2 ना डिवाइड, ऐसा तो पूछेगा नहीं कि डिवाइड Z1/Z2, यहाँ Z1 का वैल्यू 3 + 2 आयोटा और Z2 का वैल्यू 5 - 3 आयोटा है, हमें Z1/Z2 करना है, या किसी क्वेश्चन के बीच में आ सकता है। या इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो ये है कि ऐसा लिख देंगे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने ऊपर लिख लिया है, कन्वर्ट इनटू A + आयोटा B फॉर्म, A + आयोटा B फॉर्म में लेके जाओ, ठीक है। या पूछ लेंगे फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपसे पूछा जा सकता है फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरह के इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, जैसा ऊपर किया था सेम स्टेप्स रिपीट कर देंगे जैसा रेशनलाइजेशन में हम लोग करते थे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 + 2 आयोटा और नीचे है आपका 5 - 3 आयोटा, जैसा रेशनलाइजेशन में करते थे वही काम हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, अगर वो प्लस में है तो माइनस में कर दें, और माइनस में है तो उसको प्लस में कर दें आप। तो ये हो गया 5 + 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, a - b इंटू a + b विच विल बी इक्वल टू a² - b²। a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 3 आयोटा है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करें, पहले 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, 3 × 3 i 9i, 2i × 5 10i और 2i × 3i, तो 2i × 3i क्या होगा 6 आयोटा स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 6 आयोटा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका -1। तो 15 और ये -1 के कारण -6, 15 - 6 इज 9, 9 आयोटा + 10 आयोटा विच विल बी इक्वल टू 19 आयोटा, 5 स्क्वायर 25 और -3 आयोटा का स्क्वायर मतलब 9i², तो प्लस का 9 आ गया, तो आपका आएगा 9 + 19i और डिनोमिनेटर को सम करोगे तो कितना आ जाएगा 34। तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या 9/34 + 19 आयोटा बाई 34, तो ये आ गया मेरा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इन a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमसे पूछते हैं फाइंड इट्स रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो अगर रियल पूछेगा मेरे से रियल बाई Z1/Z2 तो 9/34, और सिमिलरली अगर मेरे से पूछता है फाइंड इट्स इमेजिनरी पार्ट तो आप लिख देंगे 19/34। सो सिंपल है ना। तो आप इसको समझ गए कि हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व टू कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले हम सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं जो क्लास 8th में आप किया करते थे कि अगर बोला फाइंड x और आपको गिवन है कि 2x - 9 = 5 और x पता कीजिए, तो आप कैसे करते थे, -9 को इधर से इधर ले गए तो 2x = 5 + 9 14, सो x का वैल्यू 14/2, सो दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 7, ठीक है। तो x ऐसे हम लोग पता करते थे, ठीक है, इसको उधर ले गए और इस तरीके से कर लेते थे। अब यहाँ पर फाइंड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में अगर z पता करने बोल दे, जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ z² × 1 + आयोटा = -1 + 7 आयोटा, और इसमें बोला z पता करो।
तो देखो जेड तो पता कर लेंगे, एक तो तरीका ये है इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाके डिवाइड कर लें और जो स्क्वायर रूट है उसको इसके ऊपर चढ़ा के स्क्वायर रूट पता करें। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है, नहीं निकालना आता अभी तक, तो कैसे करें इसको? देखो एक तो तरीका है कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो जेड होता है ना उसको आप x प्लस आयोटा वाई रख दें। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई यूज़ नहीं हुआ है, अदरवाइज यूज़ हुआ है तो यू कैन यूज़ a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z के जगह x प्लस आयोटा y रख देता हूँ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z के जगह मैं रख रहा हूँ x प्लस आयोटा y। अब ये जेड स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल टू -1 प्लस 7 आयोटा। अब जेड के जगह हमें रखना है जेड स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर भी खाली छोड़ रखा है और वहाँ पर आप वैल्यू रख दें x प्लस आयोटा y। अब क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे ओपन करेंगे इसको? जैसे ओपन करते थे अलजेब्रा में, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू -1 प्लस 7 आयोटा। अब यहाँ a की जगह x रख दें और b की जगह आयोटा रख दें और ये हमने रख दिया। और शायद हमने कुछ मिस कर दिया है, इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ा। इंटू अच्छा इंटू है इसमें 1 प्लस आयोटा, इसको मैंने लिखा ही नहीं, इक्वल टू आपका है -1 प्लस 7 आयोटा। अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको नहीं पता था, है ना, सब कुछ आपको पता था। अभी सिंपली जेड के जगह x प्लस आयोटा वाई रख दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और आई आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 और वाई स्क्वायर तो -y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, इंटू 1 प्लस आयोटा इक्वल टू -1 प्लस 7 आयोटा। यहाँ पे आ गया। अब क्या करें आप 1 से पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। फिर आयोटा से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, इन दोनों को आयोटा से करेंगे तो आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपली इसको ऐसा लिख लिया। और अगर आयोटा से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा प्लस 2xy और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू -1 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। कोई भी इक्वेशन हो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर जाता है। तो अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ए आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो दिस विल बी इक्वल टू -2xy और ये दोनों हैं आपके आयोटा वाले। ठीक है, ये दोनों हैं आपके आयोटा वाले। ठीक है, सही किया ना, एक बार देख लें। क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 टर्म्स आना चाहिए था और 6 टर्म्स आए हैं, तो सही है। और हम क्या करते हैं यहाँ से आयोटा दोनों से, इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। अगर आप इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस 7 आयोटा, ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखो अपने को करना कि इस स्टेज पे जब भी आप पहुंच जाते हैं, आप देखिए इधर भी है समथिंग प्लस आयोटा इंटू समथिंग, इधर भी है समथिंग प्लस आयोटा इंटू समथिंग। मतलब LHS RHS आपका किसी भी इक्वेशन के अंदर जब इस स्टेज पे पहुंच जाए कि LHS भी a प्लस आयोटा v फॉर्म में है और RHS भी a प्लस आयोटा v फॉर्म में है, तो उस हालत में क्या करने हैं आप कंपेयर कर देते हैं, दैट इज इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आप क्या कर देते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम इस इक्वेशन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या है, सॉरी ये क्या हो गया, हमें थोड़ा इसको सेट करना पड़ेगा। ये हो गया
दूसरा इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इस हिसाब से इसका रियल पार्ट जो आ रहा है मेरा इक्वेशन पे, वो आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जो इधर के रियल पार्ट की इक्वल होगा, दिस विच विल बी इक्वल टू -1, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपका इसके इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। दैट इज आयोटा से इधर ए वाला पार्ट मल्टीप्लाई है, इधर आयोटा से 7 मल्टीप्लाई है। अब जो मेरा ये जो दो इक्वेशन बन गया, अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से बिल्कुल हम फ्री हो चुके हैं, और आपका ये सिंपल अलजेब्रा है जिसको आप जैसे क्लास 10th के बच्चे को मैं बोल दूं कि यहाँ पर तुम्हारे पास दो अननोन है एक्स वाई, और तुम इसको जुगाड़ लगा के ना गायब करो और एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दो। तो यहाँ पर आप कम्प्लीटली आपको अपना दिमाग लगाना है कि कैसे एक्स वाई को उड़ाएंगे, जो कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, कभी एलिमिनेशन कर लेते हैं, कुछ इस तरह का टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा। अगर अब उस हिसाब से देखें तो यहाँ -y² -y² है, और यहाँ पर ये है, तो ये दोनों सेम साइन के हैं, ये दोनों भी सेम साइन के हैं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कुछ हो सकता है क्या? एक बार चेक कर लें कि सारा चीज़ सही चल रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो हमें एक्स वाई पता करना है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एक्स वाई दोनों रह जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इससे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वाई नॉट टू सब्ट्रैक्ट करने से कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये सिंपल चीज़ है, आपको ये सब आइडिया होगा क्योंकि बहुत दिन से आप भी मैथ्स पढ़ रहे हो, अचानक से तो सीधा यहाँ नहीं पहुँच गए होंगे। तो लेट सब्ट्रैक्ट, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा हो गया, -y² और +y² भी कैंसिल आउट हो गया, और -2xy मिलकर -4xy हो गया, -1 -7 -8 हो गया, और -4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। गुड इवनिंग विनोद। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, आज डे 4 है हमारे क्लास, जो हमारा सीरीज है उसका डे 4 है, तो उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इधर -4 मल्टीप्लाई में है, तो नीचे -4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लें अगर आप PDF नोट्स वगैरह चाहते हैं। और बाकी आगे का सिलेबस हम 15 अक्टूबर से कंटिन्यू करने वाले हैं, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया मेरा 2। अब ये तो आ गया, अब हमारे पास दो इक्वेशन है। अब एक्स वाई को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो हम क्या करें, किसी सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को लेके जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहें तो y आपका हो जाएगा 2/x। तो मैं पूरे इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में लेके जा रहा हूँ, डेट इज इन x। तो इसको ना फ्रॉम 1, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मैं y = 2/x सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। इससे मेरा क्या होगा, y गायब हो जाएगा। तो पहले आपका x² इसको रहने दें, उसके बाद है -y² की जगह आप रख दें y की जगह 2/x -2xy। xy का डायरेक्ट वैल्यू हम रख देते हैं 2 = -1, ठीक है। ऐसा हमने रख लिया। अब देखिए अब क्या हो रहा है, x² और -2/x मतलब 4/x² और 2 × -2 -4, जो इधर आके +4 हो जाएगा, ठीक है। -1 +4, तो धीरे धीरे काम बनता जा रहा है। तो x² - 4/x², और ये आपका हो गया 3। अब इसके एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया x⁴ - 4 = 3x²। अब सॉरी, डायरेक्टली 3x² नहीं लिखते, एक स्टेप और लिख ही लेते, नहीं तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा फिर बात। तो ऐसा हो गया, फिर x² - 4 = 3x²। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, ये x⁴ है, x4 - 3x² -
4 इक्वल टू 0। अब इसको ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है अपने को। इसको कैसे ब्रेक करें, है ना। आप इसको अगर चाहें और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत है नहीं। आप अगर इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करें, अगर आप इसको जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग में करते हैं, अगर वैसा करें, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ये चला गया मेरा। जैसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते हैं, अगर वैसा ही यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना है, तो अगर आप इसको 1 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है, और -4 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करना है जिनका सम -3 आ जाए। तो ओबियसली आप -4 और 1 में उसको ब्रेक करोगे, तो जस्ट ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो ये हो गया आपका x4 -4x स्क्वायर, -3 को मैं -4 और +1 में ब्रेक कर रहा हूँ, +1x² डेट इज x² -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं x², तो मेरा आ गया x² -4, और यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ये आ गया x² -4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से बाहर क्या आ जाएगा आपका x², 4 + 1, यस इट्स भी -4 + 1, हाँ सही है, माइनस का साइन शायद आपसे छूट गया, तो ये आपका हो जाएगा x² -4, हाँ गुड विनोद, x² -4 एंड दिस इज x² + 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो अगर आप इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा x² = 4 और x का वैल्यू +-2 आ जाएगा। अगर आप x² + 1 को इक्वेट करें 0 से, तो x² = -1, x = +-√(-1), और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो √(-1) को हम लोग क्या लिख देते हैं, आयोटा। तो दिस इज इक्वल टू +- आयोटा। तो x का 2 वैल्यू आ गया मेरा, एक +-2 और एक आ गया +- आयोटा, ठीक है। ये मेरा x आया, अभी y बचा हुआ है। y क्या है, y कैसे आएगा, तो y आपका आएगा कैसे, 2/x, y इज़ 2/x। तो चलो हम उसको यहाँ से y भी लिख लेते हैं। तो y निकालने के लिए आप क्या करें, ये सिंपल सा इक्वेशन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, 2/x। अब x का मेरे पास 4 वैल्यू है, एक बार x + 2, एक बार x -2, एक बार प्लस आयोटा, एक बार माइनस आयोटा, तो सिमिलरली मेरा y आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो y आ जाएगा आपका, y = 2/x है ना, तो x की जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो y आ गया 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, x + आयोटा था तो 2 + 1 आयोटा, एक तो ये हो गया। दूसरी बार बात कर रहे हैं व्हेन x = -2, जब x का वैल्यू आपका -2 होगा तो y क्या हो जाएगा, y फिर से वही है 2/x, तो 2/-2 विच विल बी इक्वल टू -1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, x + आयोटा, तो -2 - 1 आयोटा, तो ये माइनस आयोटा ही हो गया। अगली बात कर रहे हैं व्हेन x = प्लस आयोटा, x का वैल्यू आयोटा हो जाए तो क्या होगा, तो ये है x + फिर से y लिख लेते हैं, तो y = 2/x दैट इज़ 2/आयोटा। अब देखो यहाँ पर नीचे आयोटा आ गया, तो जैसे हम लोग क्लास 9 में रेशनलाइजेशन करते थे ना, वैसा ही काम यहाँ भी करेंगे। और जैसे मान लो 2/√2 होता है, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वही काम यहाँ पे कर देते हैं। ऊपर नीचे आप आयोटा आ जाए ना, तो ऊपर नीचे आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया 2 आयोटा, नीचे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ये आ गया -2 आयोटा। किसका वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू, x कितना था, i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा हो जाएगा x + आयोटा y, तो x का वैल्यू आयोटा और प्लस आयोटा y आया है मेरा दिस, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, तो -2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू -2 तो कितना हो गया, +2। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया। सिमिलरली व्हेन x = आयोटा, तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर y = 2/x होगा, रख लेना, आप निकाल लेना, ठीक है। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मेरे 4 आंसर आए। तो सिंपली इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाह रहा था कि हाउ टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए तो सिंपली पुट z = x + आयोटा y, ठीक है, और आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये PDF नोट्स आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर ले प्लीज़। तो आपको समझ आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू a + आयोटा b फॉर्म, तो ये ऑलरेडी आज के लेक्चर में इसको हम कर चुके हैं, तो वी आर डन विद दिस। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा, ये भी आप कर लीजिएगा, ये सब आपसे हो जाएगा।
अब कल हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कल हम कोशिश करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कम से कम पार्ट 1 जो है वो फिनिश हो जाए। कल थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। चलिए फिर बाय बाय। पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU, और आज कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको करना क्या है, नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF नोट्स, साथ ही साथ टेस्ट और जो भी स्टडी मटेरियल्स होगा हम वहाँ आपको प्रोवाइड करेंगे, और DPP भी हम आपको वहाँ पर देंगे। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 15 अक्टूबर से हम लोग टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कल कर चुके थे, आज यहाँ से स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सार्थक गुप्ता, हेलो सार्थक, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका यही है कि जैसे हम लोग 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे ना, करीब करीब वैसा ही है, बस इसका यूज बहुत बढ़िया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा, और हम इसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, डेट इज आर्गन प्लेन में। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 2 + 3 आयोटा इज जस्ट इक्विवेलेंट टू पॉइंट 2,3। सिमिलरली अगर पॉइंट है मेरा 3 - 4 आयोटा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन 3, -4। इस तरीके का पॉइंट है। अब देखो टर्मिनोलॉजी में थोड़ा चेंज आता है, बहुत चीज़ चेंज नहीं आता है। जैसे हम लोग पहले x एक्सिस ड्रॉ करते थे और y एक्सिस ड्रॉ करते थे, इसे हम लोग बोलते थे x और इसे बोलते थे y। यहाँ पर कुछ वैसा ही है, बस इसे हम बोलने वाले रियल एक्सिस और इस एक्सिस को बोलने वाले इमेजिनरी एक्सिस। बाकी सब पहले की तरह है, इधर पॉजिटिव नंबर्स रखते हैं, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब जैसे 2 + 3 आयोटा इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट 2,3, और 2,3 को तो तुम जानते हैं कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, x2 और y3। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 2,3। अगर ये पॉइंट 2,3 को रिप्रेजेंट करता है तो ये 2 + 3 आयोटा को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पॉइंट बोले कि 3 - 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, तो आप ये देखो ना 3, -4 कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ये तो आप जानते ही हो ना। 3, -4 मतलब x3 और y -4, तो मेरे ख्याल से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ -4 नहीं है तो -4 बना देते हैं। और मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट है जो 3, -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही पॉइंट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आयोटा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कोई नया आपके लिए नहीं है, आप पहले से इसे जानते हो। अब देखो इसको यूज कैसे करना है अपने को इस चैप्टर में, वो हम समझते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या मतलब है। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z है और आप इसका कॉन्जुगेट चाह रहे हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर बार लगा दो, है ना, ऐसा एक लाइन बना लो, डैश। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। विनोद, हेलो विनोद, हाय, ठीक है। तो जस्ट हमने अभी सेशन स्टार्ट ही किया था, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए हम उस समय लाइव नहीं हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये जेड है आपका x + आयोटा y। तो अगर हम अब जेड बार निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन आपको चेंज कर देना है। चेंज मतलब क्या, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव बना दे, अगर वो नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बना दे, बस इतनी सी बात है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जैसे हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 5 आयोटा है, और मैं इसका बोला कि आप इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो कुछ नहीं करना, इमेजिनरी पार्ट तो आप जानते हो आयोटा के साथ लिखा होता है, उसका साइन चेंज कर दें। यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पॉजिटिव है तो आप जस्ट इसको नेगेटिव कर दें, हाँ, ये इसका जेड बार हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब देखो काफ़ी सिंपल है, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या है और उसको कैसे समझते हैं। जैसे ये हो गया अपना इमेजिनरी एक्सिस, जिसको पहले हम लोग बोला करते थे y एक्सिस, और ये हो गया अपना रियल एक्सिस, ठीक है। और एक पॉइंट है -3,5i, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट x कोऑर्डिनेट -3 और y कोऑर्डिनेट 5 -y कोऑर्डिनेट 5।
अब बता सकते हो -3,5 कहाँ पे होगा, x -3 और y-y5, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट, मान लीजिए 0.5 है, तो दिस इज 3,5। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, z को रिप्रेजेंट करने वाला ये पॉइंट है, से दिस पॉइंट इज p, ये पॉइंट p है, ठीक है। और अब हम क्या चाह रहे हैं, इसके बार को रिप्रेजेंट करें, तो बार अभी आपको बताया क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो अब पहले ये बताओ कि -3 -5 एओटा कहाँ पे होगा। तो जैसे हम लोग को क्लास 9 से पता है कि -3, -5 एओटा को अभी जैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ पॉइंट -3, -5, और -3, -5 कहाँ पे आएगा, तो x तो -3 और y -5, मतलब कहीं यहाँ आ जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला वो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट Q, और यही हमारा z बार, यही हमारा पॉइंट z बार पॉइंट Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली बार का क्या मतलब है, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप इसको मिरर मान लो, आप क्या कीजिए इसको मानिए कि मिरर है, दिस इज मिरर है ना, प्लेन मिरर, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है P पे, और मैं बोल रहा हूँ इसका इमेज बताओ क्या होता है। वो अपने प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग पहले से जानते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे उसका इमेज बना देता है वो, ठीक है। तो ये बात तो फिक्स है कि ये वाला जितना डिस्टेंस होगा, ये वाला इतना अच्छा नहीं बन रहा, ये मान लो 3 है, इतना ही पीछे ये इमेज बनाएगा, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इस लाइन में मूव कर रहे हैं, तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में कब चेंज आएगा, जब हम इधर जाएंगे, लेकिन इधर से इधर आने से वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आया, और कितना, जितना ऊपर का ये लेंथ है उतना ही नीचे का लेंथ, क्योंकि हम प्लेन मिरर बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लेने से इसका मतलब ये होता है कि आप उसका ना एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस में इमेज ले रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लेने का मतलब है, कंजुगेट निकालने का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस में उसका इमेज ले लीजिए। सपोज अगर पॉइंट यहाँ होता तो हम ऐसा बनाते मिरर, और इसका इमेज इसके ऊपर बन जाता। तो आप अलजेब्रिकली ये ध्यान रखें कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको बार निकालना है तो उसके आयोटा वाला पार्ट, डेट इज इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज कर दें, ठीक है। और अगर ज्योमेट्रिकली इसका मतलब समझेंगे तो दिस इज जस्ट लाइक कि आप एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस को प्लेन मिरर माने और उसमें उसका इमेज ले लें, इतना छोटा सा बात है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली भी आप समझ गए हैं कि क्या होता है बार, और अलजेब्रिकली भी समझ गए, और मैं आपको बता ही दिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मॉडुलस का डेफिनेशन बता दें, ठीक है। अच्छा, हमने बात किया था प्योरली रियल नंबर का लास्ट क्लास, तो नाम से ही क्लियर है कि प्योरली रियल नंबर क्या था, वो रियल नंबर जो कि प्योरली रियल हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट उसमें हो ही नहीं। तो उसमें हम पहले अलजेब्रिकली आपको समझाते हैं, फिर इसको ज्योमेट्रिकली भी समझाएंगे। मान लो एक हम प्योरली रियल नंबर ले रहे हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट उसका होगा नहीं, 3 + 3 हो गया। अब मैं बोला कि इसका कंजुगेट निकालते समय क्या करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाल रहे हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज करते हैं। तो यहाँ इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो बोले आयोटा 0। अगर आप इसका बार लेंगे तो ये होगा, इसका साइन चेंज करेंगे -i/0। तो कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या इन दोनों से, कुछ भी नहीं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो आप उसका बार ले लें तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर वही रह जाता है। बात तो काफ़ी इजी है, आसान है, लेकिन जब हमें क्वेश्चंस में किसी चीज़ को प्योरली रियल प्रूफ करना होता है ना, ऐसा कुछ करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में z = z बार कर देते हैं। अब खुद ही सोचो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसका z और उसका बार एक ही बात है, तो एक क्यों हुआ होगा, बार तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है, लेकिन वैसा साइन चेंज करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, या इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन ये भी है कि z = z बार होगा। टू प्रूफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, प्रूफ कर दीजिए आप z = z बार, ठीक है, कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का z या उसका बार एक ही सेम ही आता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल। दूसरा, अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको सोचना चाहें, जो मैंने आपको z बार का डेफिनेशन बताया है उस हिसाब से, मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो 3 है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट 3,0, ये आपका पॉइंट है 3,0, ठीक है।
और अगर आप इसको रियल इस पे डिनोट करना चाहें तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट यहीं कहीं आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे 3,0। अब मैंने आपको क्या बोला था, किसी पॉइंट का बार लेने के लिए आप उसका रियल एक्सिस में इमेज ले। अब इमेज इसी पॉइंट का ले रहे हैं और वो मिरर के ऊपर है। मिरर क्या करता है, जितना ऑब्जेक्ट आगे है उसका इमेज उतना ही पीछे बनाता है। अब वो मिरर के ऊपर ही है ऑब्जेक्ट, ये 3,0 पॉइंट यहीं पे है, तो इसका मिरर कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा, वहीं बनेगा, मतलब वो और उसका बार सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हमें क्लियर है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का बार और जेड सेम ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट है अपना प्योरली इमेजिनरी। तो आप बता सकते हो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है। प्योरली इमेजिनरी को पहले अलजेब्रिकली समझते हैं। किसका बात कर रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो क्या होगा, उसमें रियल पार्ट होगा ही नहीं। तो सपोज अगर हम प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहे हैं तो रियल पार्ट होगा ही नहीं, तो जेड इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 3 आयोटा। दिस इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट है नहीं, रियल पार्ट नहीं है मतलब वो 0 है। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो अलजेब्रा से अगर बाहर निकालोगे तो क्या करते हैं, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का 3 आयोटा, जब इसका बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों को गौर से देखोगे तो जेड और जेड बार क्या सेम आ रहे हैं क्या, नहीं। जेड जो है वो आपका है 3 आयोटा और जेड बार जो है वो आपका -3 आयोटा है, और मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को सेम कर दूँ। तो ये 3 आयोटा या -3 आयोटा सेम नहीं हो सकते। उसके लिए हम क्या करें, अगर इसके आगे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है और जेड बार को आप इक्वल लिखना चाहते हैं तो जेड बार को -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है, मतलब वो नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बार को -1 से मल्टीप्लाई करे और वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाए, इट मीन्स व्हाट, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। और अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो आप कैसे देखेंगे, 3 आयोटा कहाँ पे होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट एक्स, रियल पार्ट तो है नहीं, दिस इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा आपका 0,3। ठीक है, और अगर मैं आपको क्या बोला कि अगर आप इसका बार निकालना चाहते हैं तो आप इसको एक्स एक्सिस में इसका मिरर लेंगे। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस में इसका आप मिरर लेंगे तो ये पॉइंट, ऑब्जेक्ट जितना आगे उतना ही पीछे इसका इमेज बनेगा, और ये पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा 0,-3। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखेंगे लोग, x प्लस आयोटा y, तो 0,-3 आयोटा इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है जो हमने आपको बोला, ज्योमेट्रिकली भी वही आ रहा है और अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही आ रहा है। तो टू प्रूव किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी, आप प्रूव कर दे जेड बार इक्वल टू -z। ठीक है, या -z को इधर ले आए तो जेड बार प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। तो आगे चल के भरेंगे तो आपको बहुत टाइम प्रूव करने आएगा कि प्रूव दैट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। तो ऐसा कुछ होता है तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है 3 + 2 आयोटा। अब मैंने इसका बार ले लिया, तो इसका बार में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर मैंने इसका दोबारा बार ले लिया, एक और बार ले लिया, तो दोबारा बार लेंगे तो फिर से इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, तो -2 आयोटा फिर से हो गया +2 आयोटा। तो आप देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले मेरे पास था z, एक बार लिया तो ये हुआ, दोबारा बार लिया तो देखो इसका साइन एक बार प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस हो गया, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ गया। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार लेंगे तो वी विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर बैक। वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि 2 बार किसी का बार लेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा वापस आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी है। तो अगर कहीं ऐसा होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं पता तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार लिया हुआ देखें तो राइट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बैक, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को दोबारा आप लिख दीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 और उनका प्लस है और पूरे का बार कहीं लिखा हुआ है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है,
Z1 प्लस Z2 और पूरे का बार लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों का इंडिविजुअल बार ले लें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद बार ले, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग बार लेके ऐड करें, एक ही बात होता है। आप ऐसा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम उसे में देखेंगे। और दिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो हमारे पास Z1 Z2 ऐसे करके n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उन सब का बार है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग बार ले लो, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार ऐसे कर करके Zn बार, है ना। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग बार ले लें तो आप कर सकते हैं ऐसा। वैसे ही अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका बार लिया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद उसका बार लो, या फिर दोनों का अलग अलग बार ले लो, कंजुगेट ले लो, फिर मल्टीप्लाई करो, तो वी विल गेट द सेम आंसर। तो इसी तरीके से सपोज हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3 ऐसे करते वी हैव n कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं सभी का बार ले रहा हूँ, तो दिस विल बी सेम है Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, ऐसे करते करते Zn बार के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है Z1 बाई Z2 और पूरे का बार है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूमरेटर का अलग बार ले लें और डिनोमिनेटर का अलग बार ले लें, एंड देन वी विल गेट द सेम आंसर। तो इसको भी ध्यान रखा। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ करेंगे, क्या है वो, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, वो क्या है x प्लस आयोटा y, और मैं Z और Z बार को ऐड करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर Z और Z बार को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो सिंपल है, आप ऐड करके देख भी सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है x प्लस आयोटा y, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z बार, मतलब इसका x माइनस आयोटा y, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वी विल गेट सिंपली 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या, Z प्लस Z बार बाई 2। इसका डेरिवेशन काफ़ी ईजी है, बट यूज काफ़ी ज़्यादा है इस पॉइंट का। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर कि x को क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को कभी भी आपको लिखना हो तो आप सिंपली लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ये Z प्लस Z बार बाई 2। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लर्न कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करें कि रियल Z इक्वल टू Z प्लस Z बार बाई 2 होता है। इसको मैंने अपने लोग याद कर लिया, ठीक है। ओके, चलिए नीचे आ जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं Z ऊपर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, Z1 माइनस Z2, ठीक है, ऐसा कर दिया तो क्या होगा। तो आप खुद ही देख सकते हो। मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा I1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर और Z1 माइनस Z2 नहीं, Z में से Z बार को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये x1 प्लस आयोटा I1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका बार क्या हो जाएगा, x1 माइनस आयोटा I1। इसके बाद क्या होगा, x1 प्लस आयोटा I1 माइनस x1 प्लस आयोटा I1, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। I y1 प्लस I y1 क्या हो जाएगा, 2I y1 इक्वल टू Z माइनस Z बार। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि Z माइनस Z बार बाई 2 आयोटा इक्वल टू y। डेरिवेशन तो हमने कर लिया, लेकिन है क्या, इस फॉर्मूला का यूज क्या है कि अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का y इज़ व्हाट, y इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को आप लिख सकते हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस उसका बार डिवाइडेड बाई 2y। तो इसको भी लर्न कर लिया। तो क्या क्या आपको लर्न कराया अभी हमने कि रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज Z प्लस Z बार बाई 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज Z माइनस Z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। इन दोनों को लर्न कर लो, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपको 6 पॉइंट में बता चुका हूँ कि अगर Z प्योरली रियल है तो Z बार क्या होता है, Z के इक्वल होता है, और अगर Z प्योरली इमेजिनरी है तो Z बार माइनस Z के इक्वल होता है, जो हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। इसको भी लर्न कर लेना है, ये सारा चीज़ हम आगे यूज़ करेंगे। अगला प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका बार ले रहे हैं और फिर उसका पावर n करना है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है ना। बड़े बड़े नंबर का ना पावर निकालने में ऐसे दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पर। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। मान लो किसी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का
के ऊपर बार किया फिर पावर n किया, या इसका रिवर्स कर दो। आप क्या करें, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n करके तब बार ले, दोनों सेम ही आंसर देता है। जस्ट एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, जैसे मुझे बोल देगा 1 प्लस आयोटा का पावर 100 का बार निकालने के लिए बोल दिया। अब देखो ऐसा अगर हमें बोल दिया तो सबसे पहले लोग सोचते रहेंगे कि यार 1 प्लस आयोटा का पावर 100 करो, मैंने 100 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो। ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर ऐसे रहेगा। आप क्या करो, पहले बार ले लो, 1 प्लस आयोटा के ऊपर पहले बार लगा दो फिर पावर 100 करो, और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का पावर 100। तो हो सकता है आंसर आपका यही गिवन हो। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा पावर हो, उसका बार लेना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है उतना बड़ा पावर करने का। आप सिंपली क्या करो, उसका बार लो तब उसका पावर करो, ठीक है। तो वी कैन यूज़ दिस टेक्निक। सर इसके नोट्स कब ग्रुप पे अवेलेबल होंगे? आज ही डाल देंगे विनोद, आज ही डाल देंगे ये नोट्स, ठीक है। जस्ट आफ्टर द क्लास पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नोट्स आज डल जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस क्या होता है? इसका मॉडुलस का मतलब होता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है तो इसका जो x है रियल पार्ट उसका स्क्वायर कर दे, और उसको इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर दे, ठीक है। ये होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ओके, वेलकम डियर। तो ये हो गया किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताते हैं। अगर मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और वो है x1 प्लस आयोटा y1, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और इसका मॉडुलस निकालने बोल दिया, तो इसके मॉडुलस का मतलब क्या है? इसके मॉडुलस का मतलब है, आप जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हैं तो आप अर्गन प्लेन ड्रॉ कर ले। ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, जो आप हमारा पहले x और y एक्सिस हुआ करता था। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लॉट करते हैं वहाँ पर। तो मान लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ कहीं प्लॉट किया x1, y1, कहीं तो ये पॉइंट आएगा ना x1, दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट x1, y1, कहीं तो आएगा ये, और ओरिजिन है यहाँ पर। तो अब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर, ये जो डिस्टेंस होगा ना ओरिजिन से डिस्टेंस, यही होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो अपने को पता है ओरिजिन का डिस्टेंस 0,0 होता है, और आप डिस्टेंस फार्मूला तो जानते ही हो। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर OP कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस 0 से क्या फर्क पड़ता है? दिस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जो मैं पहले से आपको बताता आया हूँ, पहले जो मैंने आपको लर्न कराया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो यही मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन किया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मीनिंग है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ठीक है। होप आपको इसको ये समझ में आ गया होगा। आगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब देखो, आप जेड का मॉडुलस निकालो या उसके बार का मॉडुलस निकालो, सेम ही आंसर आता है, ठीक है। जेड का मॉडुलस और उसके बार के मॉडुलस का सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं क्यों ऐसा होता है। मान लो एक जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जो कि x प्लस आयोटा वाई है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार है जो कि x माइनस आयोटा वाई है। तो आपको क्या बताया मॉडुलस ऑफ जेड का डेफिनेशन? आप उसके रियल पार्ट का स्क्वायर करें और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें। सिमिलरली अगर आप जेड बार का भी मॉडुलस निकालेंगे तो आप इसके रियल पार्ट का स्क्वायर करें और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें। तो इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है, तो बताओ ये दोनों सेम नहीं आएगा? आ ही तो रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड का मॉडुलस और उसके बाहर का मॉडुलस हमेशा सेम आता है। तो इसको भी लर्न भी कर लिया, और लर्न करने का जरूरत भी नहीं है, मतलब आप कुछ सेकेंड में सोच के बता सकते हो। अगला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन करीब करीब पक्का रहता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस देखे, और अभी कुछ ही देर में ये क्वेश्चन लेने वाले हैं जो इसी पैटर्न पे है। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और उसके बार को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख ही सकते हो। मान लो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम ले रहे हैं वो ले लो x प्लस आयोटा वाई। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और अगर हम इसका बार ले लें तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग पहले जानते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर
और x को अगर आयोटा y से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी i टाइम्स एक्स वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर से, अच्छा ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आप इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आयोटा एक्स वाई आ गया, और माइनस आई वाई प्लस आई वाई और माइनस आई वाई, तो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ पर रख देते हैं -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों तो निपट लिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या आ गया, क्या आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लिया था x प्लस आयोटा वाई, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज दिस, अभी हमने बताया ना आपको कि मॉड ऑफ जेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ जेड जो होता है आपको होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पर रूट नहीं है बस, मतलब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी आपको क्या लर्न करना है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इंटू जेड बार इज नथिंग बट मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। याद कर लिया, जेड इंटू जेड बार इज मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है कि Z1 इंटू Z2 का बार, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका मॉडुलस ले, सॉरी Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तब उसका मॉडुलस ले, या दोनों का अलग अलग मॉडुलस ले, पहले मॉडुलस निकाल लें फिर मल्टीप्लाई करें, सेम ही आंसर आता है। ये भी अपने को मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर है, यस 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 सही बोल रहे हो विनोद, ओके। तो मॉड Z1 इंटू Z2 का मॉड है ये, तो आप इन दोनों का इंडिविजुअल मॉड निकाल लें, एक ही बात है। जैसे ये क्वेश्चन कैसे हेल्प करेगा और आपको पता चलेगा इस प्रॉपर्टी का कितना यूज है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लो n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 Z2 Z3 ऐसे करते करते सपोज देयर आर n कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन सभी का मॉड लेना है, तो आप क्या करो, सबका इंडिविजुअल मॉड ले लो, Z2 Z3 ऐसे करते करते सारे का मॉड लेकर मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा तो नहीं करेंगे क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाकर मॉड लेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ये मेथड अपने को, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि यहाँ पर मेरे पास है फाइंड द मॉड ऑफ 2 + 3 आयोटा प्लस इंटू 3 + 4 आयोटा -3 - 4 आयोटा। अगर मैं इसको ऐसे पहले मल्टीप्लाई करने लगूँ तब तो काम हो गया, कुछ नहीं करना यार, सबका अलग अलग मॉडुलस निकाल लो। 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा एंड -3 - 4 आयोटा, ठीक है। हाँ अब इस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, ये तो मॉड का डेफिनेशन होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर करो, या -4 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर, एक ही बात है। अब 3 स्क्वायर इज 9 और 2 स्क्वायर 4, 9 + 4 13, तो ये आपका हो गया √13, और 16 + 9 कितना 25 का रूट 5, और ये भी 5, तो ये कितना आ गया अपना 25 √13। तो देखो हम उस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को कितना आसानी से कर सके। अगर मुझे वो प्रॉपर्टी याद नहीं होता तो मैं क्या करता, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करता और फिर जाके इसको सॉल्व करता। तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। सपोज हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है Z1/Z2, और इसका हमें मॉडुलस निकालना है। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस निकालो और डिनोमिनेटर का अलग मॉडुलस निकाल के डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ छोटा एग्जांपल है 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा। तो आप इसको अलग अलग ना करें, है ना, 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस और 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस, उसको सॉल्व करने का नीड नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखेंगे। और अभी हमने देखा 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस ऊपर कितना होता है, यहाँ हमने देखा इसका मॉडुलस 5 आता है और इसका मॉडुलस भी 5 आता है। तो न्यूमरेटर भी यहाँ पे 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी 5 आ जाएगा, तो दे विल कैंसिल आउट, वी विल गेट 1। तो देख रहे हो, तो रियली दिस प्रॉपर्टीज आर रियली हेल्पफुल। जब क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको बहुत मज़ा आएगा इन प्रॉपर्टीज़ में। साथ में एक और बात, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा पावर दे दिया और उसका मॉडुलस निकालने बोल रहा है, तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसका पावर पहले कैलकुलेट करेंगे, नहीं,
आप पहले मॉडुलस ले ले फिर पावर, मतलब आप मॉडुलस और पावर का जो ऑर्डर है यू कैन चेंज। तो जैसे यहाँ पर है 3 + 4 आयोटा का होल पावर 10, तो आप इसको लिख सकते हो 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस उसका पावर 10। अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3² + 4², ठीक है, और इसका पावर 10 कर दें तो ये कितना आ रहा है, ये 9 + 16 25 का √5, 5 का पावर 10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आगे नेक्स्ट कल कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट पार्ट हम करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज यहाँ स्टॉप कर लेते हैं और कल मॉडुलस का थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है और आर्गुमेंट कल हम कर लेंगे। तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 विल बी फिनिश्ड। पार्ट 2 हम दोबारा आएंगे, ठीक है, जो कि थोड़ा एडवांस होगा। अभी पार्ट 1 हम कर रहे हैं। चलो आज यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, चलो बाय बाय।